सबसे पहले बात करेंगे सियासी दलों के कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले को लेकर, जहां पर उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही 14 अक्टूबर तक अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन का ये मामला, जिन ने उल्लंघन किया उनके खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की, ये अब बताना होगा। नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसके निर्देश अब हैं। उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए। हम कर सकते हैं कि नेता लोग तो ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म ना हो, आप जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। देखिए, बिल्कुल नैन्सी, आपने ठीक कहा। ये उन राजनीतिक दल और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरीके से राजनीतिक दलों के द्वारा जो है कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, लेकिन मजबूरी में कलेक्टर और एसपी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और उसी सबको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको 3 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। इसमें 7 जिले के कलेक्टरों को ये कहा गया था कि अपने अपने इलाके में कोविड गाइडलाइन का पालन कराएं और जो लोग भी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज करें। उसको लेकर कल सुनवाई की गई थी। कल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा था और ये कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वहां के जो प्रत्याशी हैं भांडर के फूल सिंह बरैया के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा ग्वालियर जिले में 3 जो कार्यक्रमों को लेकर जुर्माना भी किया गया है, लेकिन जो तर्क जो है प्रशासन के द्वारा दिए गए थे उससे हाईकोर्ट जो है संतुष्ट नहीं था और यही कारण है कि आज उन्होंने एक आदेश जारी किया और सारे कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। बाकायदा उसमें नामों का उल्लेख किया गया है कि जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत। इसके अलावा जो प्रत्याशियों की अगर बात करें तो प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, डॉक्टर सतीश सिकरवार और सुनील शर्मा, ये जो प्रमुख लोग हैं, इनके जो फोटो और वीडियोग्राफ जो है वो हाईकोर्ट को में सबमिट कराए गए हैं याचिकाकर्ता के द्वारा। उन्होंने कल तक 14 अक्टूबर तक इस ऑर्डर के कंप्लायंस के ऑर्डर दिए हैं जी, और अगली जो सुनवाई है वो 19 तारीख को की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। माननीय न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया है, मतलब ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने 7 लोगों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश किए, जिसमें मुन्नालाल गोयल जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, सतीश सिकरवार जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और कमलनाथ जी, फूल सिंह बरैया जी और रामनिवास रावत और सुनील शर्मा जी। उन्होंने कोई ऐसे कोविड की गाइडलाइन का पालन किए नहीं, जिसके उल्लंघन के पश्चात इस तरह का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। बीजेपी ने अब चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए रथ रवाना किए, जिस पर सिंधिया की फोटो नजर नहीं आई। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया की वजह से बीजेपी ने सरकार बनाई, अब सिंधिया को ही चुनाव प्रचार से गायब कर दिया गया। कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया कहते थे कि सम्मान पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अब सिंधिया को बीजेपी ने यूज एंड थ्रो कर दिया है। वहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी में सिंधिया सम्मानित नेता है, उपचुनाव की रणनीति बनाने में सिंधिया शामिल हैं, वो चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस बताए कि उनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कहां है, दिग्विजय सिंह समेत दूसरे नेता कहां पर गायब है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अन्यायी शासन का अंत किया और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के नाते वो हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ मिलकर ही हम चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम सब साथ मिलकर चलेंगे। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को गरीब कहा, जिसको बीजेपी अब भुनाने में जुटी है। बीजेपी ने मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए अपनी डीपी बदल ली है। डीपी में सीएम शिवराज की फोटो के साथ लिखा, गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। वी डी शर्मा ने अपने प्रोफाइल नाम में भी हैशटैग के साथ मैं भी शिवराज जोड़ दिया है। वी डी शर्मा ने कहा कि अगर गरीब परिवार से होना गुनाह है तो आज मैं कहता हूं मैं भी शिवराज, और अगले 24 घंटे के लिए डीपी के साथ नाम बदल रहा हूं। उन्होंने कार्यकर्ता जनता से भी अपने डीपी बदलने की अपील की है।
देख सकते हैं आप किस तरह से ये बदलाव किया गया है। इसको बीजेपी अब बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज हूं, ये अब कैंपेन चल गया है बीजेपी की ओर से। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, वो गरीबों को भूखा समझते हैं। सीएम ने कहा कि गरीब कहने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमने गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की, आपने तो अंतिम संस्कार का भी पैसा रोक लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि आप बुद्धि कुटिलता से बड़े उद्योगपति बन गए, गरीबों को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को 4,000 रुपए देना तो ट्रेलर है, ये राशि और बढ़ेगी। बड़े लोगों से टैक्स लेंगे और गरीबों में बांटेंगे। सीएम ने कहा कि गरीब उन्होंने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। कमलनाथ जी, आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, शहंशाह हैं। आपने बेटियों के कन्यादान के 51,000 नहीं दिए। हम नंगे भूखे हैं, अच्छे हैं हम तो। पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है। एमपी में गरीबों पर राजनीति जारी है। बीजेपी जहां पर कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के बयान को गरीबों का अपमान बता रही है, तो वहीं पर कांग्रेस सरेंडर के मोड में आ गई है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिनेश गुर्जर ने सीएम के बारे में गलत बयानी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सीएम शिवराज पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हों वो गरीब नहीं होते। दिनेश गुर्जर तो बहुत छोटे नेता हैं, लेकिन आप लोग तो इतने बड़े बड़े और सभ्य नेता हैं। 15 वर्ष आपने राज किया है। जब आप इस तरह की चीज़ों को मुहावरा समझते हैं, तो जो वास्तव में मुहावरा है उसे जो है मुहावरा ही समझने में ज़्यादा ठीक है। और जहाँ तक दिनेश गुर्जर से सवाल है, मुझे लगता है कि दिनेश गुर्जर इस पर खेद व्यक्त कर चुके हैं, और अगर नहीं किया हो तो उन्हें निश्चित रूप से इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि वो एक बड़े और अमीर आदमी को गरीब कहने का साहस क्यों कर रहे हैं। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के पास माल नहीं है, बेमाल से काम चलाना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, लिहाजा पार्टी बाहरियों को टिकट देती नजर आई। तोमर ने उपचुनाव में कहा कि राहुल प्रियंका पायलट ने यहां पर यूपी में भी प्रचार किया था, वहीं पर हर्ष एमपी में भी अब यही होगा। कांग्रेस में दम नहीं बचा है, उपचुनाव में बुरी तरह से हारेगी। शिवराज जी के लिए नई बात नहीं है, वो जनता के सामने हमेशा ही नतमस्तक रहे। लेकिन कांग्रेस के लोगों को, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है। वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो क्या किया, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश का क्या किया, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का क्या किया। अंदर अगर माल नहीं है तो फिर बेमाल से ही काम चलाना पड़ेगा ना। उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। इससे कांग्रेस की जो दिवालिया हालत है उसका अंदाज ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है। बयान के आधार पर अगर चुनाव जीतते, नारे के आधार पर चुनाव जीतते, तो कांग्रेस कभी अटती नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो नारे गढ़ने में हमेशा से माहिर रही है। इंदिरा जी के ज़माने से देखें तो कांग्रेस की इस मामले में महारत रही है। तो कोई भी आए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, ये तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव कर रहे थे, पिछले बार लोकसभा में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो क्या हुआ, जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी।
चुनाव के समय नेता जनता के दिल में उतरने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कुछ ऐसा ही हुआ है सागर में। यहां के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के समर्थन में प्रचार करने के दौरान खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आए। उन्होंने मंच पर कार्यक्रम में शिरकत की, फिर मंच से अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए जनता के बीच पहुंच गए। खास बात यह रही कि मंच से उतरने के लिए सीढ़ियों का भी इस्तेमाल नहीं किया, लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इंदौर की सांवेर सीट पर जिले के सबसे ज्यादा युवा वोटर हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने युवा विंग को एक्टिव कर दिया है। बीजेपी के बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी टीम 11 चुनावी मैदान में उतार दी है, तो जो कि बूथ स्तर पर जाकर तुलसी सिलावट के लिए वोट मांगेंगे। वहीं पर यूथ कांग्रेस ने एक बूथ 10 यूथ अभियान की शुरुआत की है, यानी कि एक बूथ को जीतने के लिए 10 यूथ को यहां पर जिम्मेदारी दे दी गई। सांवेर उपचुनाव को हम बात कर रहे हैं, तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट जी, वो पूर्व में कई बार यूथ कांग्रेस का महिमागान कर चुके हैं कि जो सांवेर की उनकी जो इतनी क्लोज फाइट के बाद जो जीत हुई थी उसके अंदर यूथ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी यूथ कांग्रेस, चाहे बूथ की बात हो, चाहे प्रचार की बात हो, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे उठाने की बात हो, चाहे 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार की जो कई सफलताएं थी उनको घर घर तक पहुँचाने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। हर जो 1000 मतदाता हैं उस पर 25-50 लोगों की जो टीम रहती है, उनका जो मुख्य लक्ष्य रहता है मेरा बूथ सबसे मजबूत, मतलब अपने बूथ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी रहे, ये इस दिशा में वो लोग काम करते हैं। और उन्हीं की ऐसे ही बूथ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। सागर जिले के सुर्खी में विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने अपना नामांकन दाखिल किया। राहतगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना पर्चा भरा। गोविंद सिंह अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पर रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मदन लाल चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी LK खरे के समक्ष यहाँ पर नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ संतों ने हल्ला बोल दिया है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर संत समाज लोकतंत्र बचाओ यात्रा कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, बाली बाबा के नेतृत्व में संत समाज चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। बाली बाबा ने तो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपनी दाढ़ी दांव पर लगा दी है। बाली बाबा ने ऐलान किया है कि अगर उपचुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई तो चौराहे पर खड़ा होकर वो अपनी दाढ़ी कटवा देंगे। बाली बाबा ने कहा, प्रदेश में जिस तरह से वोट की सरकार गिराकर नोट की सरकार बनाई गई है उसका संत समाज विरोध करता है। अब शिवराज ने जनता के वोट की सरकार को नोट से खरीद के बनाया है रातों रात, और जनता के न्यायालय में कांग्रेस के कमलनाथ जी और जनता के बीच में अब कांग्रेस के वोट की सरकार होगी। बाली बाबा ने दाढ़ी फिर दी है। एक और शिवराज सरकार दावा कर रही है कि कोरोना काल में भी विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ मंडी बोर्ड ने ही कर्मचारियों की सेवाओं को खत्म करने का आदेश दे दिया है और इसकी वजह भी आर्थिक संकट बताई जा रही है। दरअसल बोर्ड की ओर से आउटसोर्स के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कर्मचारियों को निकालने के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन में भी कमियां की जा चुकी है। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार की टैक्स से होने वाली आय में कमी हुई है, इस वजह से आर्थिक संकट के कारण कार्रवाई की गई। इससे पहले वित्त विभाग भी विभागों के खर्च में कमी करने को कह चुका है। जबलपुर में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 सह आरोपी अक्षय और मनोज दुबे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन अभी भी फरार है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ही उसको लेकर थाने पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि ये पुलिस ने उसको ही करीब 6 घंटे तक थाने में रखा। फिलहाल वीडियो वायरल होने पर एसपी के निर्देश के बाद सुनवाई हुई। आरोपियों की तरफ से स्कूटी सवार लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर के साथ कैसी बर्बरता की, सरेआम बेरहमी से पिटाई की यहाँ पर। और देखिए आसपास जो लोग खड़े हैं वो भी तमाशबीन बने रहे। इन्हीं आरोपियों ने पहुंचाया अस्पताल। वहां पर अस्पताल में देखिए आप, ऑटो ड्राइवर का इलाज चल रहा है। दो आरोपी जब पकड़े गए, पुलिस के हत्थे चढ़े तो जुलूस निकाला पुलिस ने। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी फरार हैं। तो तीनों तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। जबलपुर में ऑटो चालक से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गुड़ी महाराज का एक पोस्टर यहां पर वायरल हो रहा है। एक वायरल पोस्टर में गुड़ी महाराज लखन घनघोरिया के विधायक बनने की बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे में कांग्रेस विधायक को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर में टेम्पो चालक को 4 युवकों ने बेरहमी से पीटा, जिसमें से एक आरोपी है गुड़ी महाराज, जिसका ये कनेक्शन सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बाद मुरैना में भी गुंडाराज सामने आया है। सराय छोला थाना इलाके में कैमरा गांव में दबंगों ने एक मजदूर की हत्या कर दी, कुएं में शव को फेंक दिया। बताया जा रहा है कि नीरज नाम का मजदूर कई दिनों से 200 रुपए मजदूरी मांगने के लिए दबंगों के यहां पर चक्कर लगा रहा था। ये बात दबंगों को इतनी नागवार गुजरी कि मजदूरी तो छोड़िए, उन्होंने यहां पर मजदूरी दी नहीं। आरोप है कि रुपए मांगने से नाराज होकर दबंग ने उसकी इतनी पिटाई की, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को कुएं में फेंक दिया गया। फिलहाल गांव में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, कार्रवाई कर रही है। 2 लोग अशोक गुजर और भूरा गुजर उसको काम के बहाने लेके गए थे पहले, और पैसों का लेन देन का विवाद था इनका, तो उसी पे से उसकी पिटाई कर दी गई। पिटाई करके उसको कुएं में धक्का दे दिया गया। इसी पर से पुलिस थाना सराय छोला के द्वारा 302 SC/ST की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराधियों की तलाश जारी। जबलपुर और मुरैना की घटनाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछली कमलनाथ सरकार को घेरा है। भूपेंद्र सिंह का आरोप है कि कमलनाथ सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत जो है बिगड़ चुकी है, हमारी सरकार उसे ठीक कर रही है। जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल के खिलाफ हिंदू धर्म सेना ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से निलंबित करने की मांग की गई है। वहीं पर आपको बता दें कि साथ ही डॉक्टर राजकुमारी बंसल को के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कराने की मांग भी की गई। हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने नक्सल कनेक्शन भी बताया है, इसकी आशंका जताई गई है। बता दें कि यूपी के हाथरस मामले से कनेक्शन होने के बाद डॉक्टर राजकुमारी बंसल सुर्खियों में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग करी है कि इस महिला डॉक्टर को सबसे पहले तुरंत इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच बैठाई जाए। सूक्ष्म जांच होनी चाहिए महिलाओं की, ये हम लोग की मांग है, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रायसेन जिले में पड़ोसी युवक के छेड़ने से परेशान होकर एक नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में भोपाल के लिए रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मामला बरेली थाना क्षेत्र के समनापुर गांव का है। परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी जांच कर रही है। तो ये मामला तब सामने आया जब छेड़छाड़ से परेशान होकर एक नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर भोपाल रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मामला बरेली थाना क्षेत्र के समनापुर गांव का बताया जा रहा है। परिजन के बयान के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फिलहाल अभी भी जांच कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ते इस तरह के मामले कई सवालों को खड़ा करते हैं कि आखिरकार कब तक बेटियों के साथ इस तरह से अपराध होते रहेंगे।